हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एंड अड़ोसी पड़ोसी श्रोतागण। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उन्हें हुक्म को मानूं या कानून समझूं। वह बड़े स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाना जो है कि उनको अच्छा लगता था। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रेयोस, राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि यह पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन दोस्तों वो तो पहेली नहीं थी, वो तो मेरे भाइयों की कलाकृतियां थी। लेकिन असफल रहा। उनका उस पहेली का मैं अर्थ ही नहीं निकाल पाया, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ बनाता, और कभी कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या, मज़े ही आ जाते थे। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाते थे, कभी फाटक पर सवार होकर के आगे बढ़ जाते थे, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते रहते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण ही सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन हो जाना था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, समझे तुम, और एक हर्फ न आएगा तुमको। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लेगा। कहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के समान सिद्धांत को समझने आ जाते हैं। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, समझे, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है? यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, समझे।
तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होता है, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद से वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं एक कक्षा को पास करने में। तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे, समझे? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है। ठीक है, जाओ घूमो, खेलो, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? भागो यहाँ से। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहेगा? भाई साहब परदेश की कला में निपुण थे। जब देखो तब परदेश में रहने की बातें हमेशा उपदेश दिया करते थे। जैसे लगता था सारी विद्वता इन्हीं के पास भरी पड़ी है। जब देखो तब फटकारना, जब देखो तब डांटना, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी कर दिया करते थे। 3-3 साल से एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं। हाँ भाई, पढ़ने में तेज थे, क्या ही करते। ऐसी ऐसी लगती बात कहते, ऐसे ऐसे शुक्ति बाहर चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उनकी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल, मेहनत से मुझे तो माफ़ करिएगा, निराशा के बादल फट जाते थे और इरादा करता कि आगे से खूब ही जी लगा करके पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, फिर पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किया, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 तक हिसाब लगाना, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना, 4 से 5 बजे तक भूगोल पढ़ना, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर भैया, टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात थी। पहले ही दिन से उनकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वह सुखद हरियालियाँ, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल के वह तेजी से फुर्ती से मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल जाते थे। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर मैं जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता था। मैं
फटकार और खुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर पाता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। और केवल पास ही नहीं हुआ, मैं अपने दर्जे में प्रथम आ गया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी ये मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों ले लो। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई भैया? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का यह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया था। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जलाने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी वजह बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे। तो दोस्तों, इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए एक कहानी बनाऊंगा, इसका अगला हिस्सा, तो आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। शुभ रात्रि सभी को।